तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर मामले की। जी हां, आज बड़ा डेवलपमेंट इस केस में सामने आया है। आशीष मिश्रा, जिसको अहम मुल्जिम लगातार कहा जा रहा था, अपोजिशन पार्टियां लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की डिमांड कर रही थी। वहीं इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू भी मौन व्रत रखे हुए थे। तो आपको बता दें, लखीमपुर सानेहा के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा आज क्राइम ब्रांच पहुंच गए हैं। दूसरी नोटिस में 11 बजे का वक्त दिया गया था आशीष मिश्रा को। सख्त सिक्योरिटी के बीच वक्त से चंद मिनट पहले आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि वाज़ेह हो गए इस हवाले से ममलकती वजीर और बीजेपी रुकने पार्लिमान अजय कुमार मिश्रा की रिहाइशगाह के बाहर 2 नोटिस चस्पा किए गए थे, जिसके बाद आज आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंचे हैं, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम सवालों की फहरिस्त के साथ पुलिस उनसे जवाबदेही कर रही है। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है, दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। किसान जो अन्नदाता है, उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। वहीं लखीमपुर मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू मौन व्रत रखे हुए थे, वो खामोश एहतजाज कर रहे थे। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना जो एहतजाज है उसको खत्म कर दिया है। आशीष मिश्रा, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनको पेश होने के बाद सिद्धू ने अपना अनशन खत्म किया है। आपको बता दें कि लखीमपुर सानेहा में मारे गए सहाफी के घर में एहतजाज कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। आशीष मिश्रा के क्राइम ब्रांच हाजिर होने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। समझिए, लवप्रीत, उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका कोई किरदार हो, क्योंकि किरदारों पे ही विश्वास होता है। Men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted। ये यकीन वापस आना चाहिए। किसान भाइयों के इस पवित्र सत्याग्रह में यदि प्राणों की आहुति भी जाती तो कोई गम नहीं था, क्योंकि वो कर्तव्य पथ था, वो फर्ज था। आखिर में ये कहता हूं कि योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। सत्यमेव जयते। और अब बात करेंगे इमारत शरिया। बिहार के 8वें अमीर शरीफ के
अमीर शरीयत के हवाले से आज अमीर शरीयत का पटना में इंतखाब होना है। इसके हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बता दें कि अमीर शरीयत के तीनों उम्मीदवार मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और मौलाना अहमद फैसल रहमानी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अरबाबे हिलो अक्द के तमाम अरकान मौजूद हैं। प्रोग्राम शुरू हो गया है। अभी भी इत्तेफाक की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी एक पर इत्तेफाक नहीं बना तो बाकायदा अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए वोटिंग कराने की बात कही गई है। वाज़ेह रहे कि इंतखाब के इस प्रोग्राम में मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मौलाना वली रहमानी के इंतकाल के बाद से ये ओहदा खाली हो गया था। हालांकि 3 महीने के अंदर अंदर इस ओहदे को पुर कर लिया जाता है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से और कोरोना की वजह से भी इसमें डिले हुआ और कई इख्तलाफात के पेश नज़र भी इसमें डिले हुआ। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महफूज आलम, पिछले 2-3 महीनों से इस मामले को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या लगता है आज इसकी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी? देखिए, ये बिहार, उड़ीसा और झारखंड के लिए आज का दिन काफी अहम है। खास तौर से अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर लगातार पिछले 2 महीनों से जबरदस्त तरीके से कंट्रोवर्सी चली। मीटिंग का दौर चलता रहा। एक दूसरा ग्रुप जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछालता रहा, एक दूसरे से लड़ाई करता रहा। लेकिन जो 11 रुकनी कमेटी बनाई गई है इंतखाब कराने की, उस कमेटी ने लोगों में समझौता कराया और मजलिस शूरा ने आज का दिन जो है तय किया था इंतखाब कराने के सिलसिले में 9 तारीख को। तो तीनों ग्रुप के लोग हैं और जो नाम सुर्खियों में था अब तक अमीर शरीयत के सिलसिले में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का और मौलाना फैसल रहमानी का, तो वो तीनों लोग जो है मौजूद हैं प्रोग्राम में। मीडिया को जाने की अंदर में इजाजत नहीं दी गई है और अमीर शरीयत का इंतखाब करने का जो अख्तियार है वो अरबाबे हल वक़्त नाम की एक कमेटी इमारत शरिया की होती है, जिसमें 851 लोग होते हैं और वो 851 लोग जो है पूरे मुल्क के अलग अलग रियासतों के होते हैं। तो वो तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। करीब 750 लोग जो है पहुंचे हैं और उन्हीं के अख्तियार में है कि वो किसको अमीर शरीयत का को चुनते हैं, किसको अमीर शरीयत का इंतखाब करते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पे ये भी कोशिश की जा रही है कि बाइत्तफाक राय बन जाए, किसी एक नाम पर सहमति हो जाए और बाकी लोग उस नाम को सपोर्ट कर दें, तो इंतखाब कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक मैसेज आएगा लोगों के बीच में कि हंगामा जो था, जो तनाजा था, वो कहीं ना कहीं हल कर लिया गया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जो तस्वीर दिखाई दे रही है कि कैंडिडेट अपनी जगह पर हटने को तैयार नहीं है। सबकी अपनी अपनी लॉबी है और उनके जो लॉबी के लोग जो हैं, या तो अरबाबे हल वक़्त जो कि खुद उनको चुनाव करेंगे वो मौजूद तो है ही, प्रोग्राम के बाहर भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं और हिफाजत का भी इंतजाम इसीलिए काफी सख्त किया गया है। तो अमीर शरीयत का जो उम्मीदवार है वो अपनी जगह से हटने को अभी भी तैयार नहीं है। अगर यही सिलसिला, चूंकि कहा गया था कि 1 बजे तक अमीर शरीयत के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तकरीर चल रही है प्रोग्राम में और यही सिलसिला अभी अगले आधे घंटे तक जारी रहेगा। तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि चुनाव होगा, इंतखाब होगा। अब इंतखाब होगा तो क्या तीनों लोग जो है इंतखाब में शिरकत करेंगे या मौलाना फैसल साहब के खिलाफ जो है मौलाना अनीसुर रहमान साहब रहेंगे या मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अरबाबे हल वक़्त को भी मजलिस शूरा ने एक तरह से कहिए उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया था कि आप इत्तेफाक राय से इंतखाब करिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और चुनाव होता है तो ये चीजें भी 1 से 2 घंटे के अंदर जो है साफ हो जाएगी कि कौन जो है बिहार, उड़ीसा और झारखंड का अमीर शरीयत बनाया गया है, किनको बनाया गया है। बिल्कुल, आज तकरीबन इस मामले को लेकर फैसला हो जाएगा। हालांकि इख्तिलाफ की वजह से ये दिलचस्पी हो रहा है कि कौन अमीर शरीयत चुना जाएगा। कई लोग जो उम्मीदवार हैं और मौलाना वली रहमानी साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने इत्तेफाक पर भी सहमति जताई थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि इख्तलाफात की भी अपनी एक खूबसूरती है। बिल्कुल, मौलाना वली रहमानी साहब के बेटे चूंकि वो भी जो है उम्मीदवार हैं, उनके छोटे बेटे जो है मजलिस शूरा के मेंबर हैं और वो ग्रुप जो है एक तरह से कह लीजिए ग्रुप इसलिए भी कि वो लोग
उनकी तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है और बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके लोग भी जो है इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे ही अमीर शरीयत बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इत्तेफाक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर इंतखाब कराया जाता है तो भी अच्छी बात होगी, ये डेमोक्रेसी में कोई मसला उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक यहाँ से एक मैसेज जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा के अलावा पूरे मुल्क के मुसलमानों के बीच जो है जो गया है कि क्या अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी किया जाना चाहिए था। क्या ऐसी तंजीम जो जिसकी तारीख जो है 100 साल की है, 100 साल पुरानी जो है, इतनी बड़ी तंजीम है जिससे इतने ज्यादा लोग जो है जुड़े हुए हैं मुल्क में भी और बैरूनी ममालिक में भी, क्या उसके हेड के चुनाव के लिए इतना बड़ा तनाजा और इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना चाहिए था। तो ये सब भी जो है एक सवाल खड़ा है और लोग जो है इस पर भी गौर कर रहे हैं। और ये भी इससे कहीं ना कहीं एक चीज सामने आ रही है कि क्या इमारत शरिया जो है जिस हिसाब से मजबूत थी अब तक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और यहाँ तक के बंगाल के कई हिस्सों में उसका असर था, क्या ऐसा तो नहीं है कि अब झारखंड के लोग जो है खुद अपना इमारत शरिया बना लेंगे और उड़ीसा के लोग अपना इमारत शरिया बनाकर अपने अमीर शरीयत बना लेंगे। तो ये सब चीज भी जो है ये बातें हो रही है। हालांकि वहाँ अलग अलग सूबे के लोगों में भी इत्तेफाक बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि मसला खड़ा ना हो और इमारत शरिया जो मजबूत एक इदारा है वो उसका वकार जो है बहाल रहे। लेकिन उसके वकार को मजरूह करने की पूरी तौर से पिछले 2 महीना में पूरी की पूरी कोशिश की गई है और जो जिम्मेदारान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो इत्तेफाक बनाने को तैयार नहीं है। वही महफूज, कब तक ये फैसला हो सकता है, कब तक वोटिंग को लेकर फैसला आएगा और कब तक इसका पूरा फैसला सामने आ सकता है? नामों का ऐलान अभी प्रोग्राम में हुआ है। जैसी कि खबरें अंदर से हम लोगों तक पहुंची है कि 3 नामों का ऐलान हुआ है। अभी तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका है और इत्तेफाक नहीं होगा तो अब वोटिंग कराया जाएगा। और वोटिंग का जो तरीका यहाँ बनाया गया है वो ये है कि एक उनको अरबाब हल वक़्त को एक पर्ची दी जाएगी सफेद कागज की जिस पर इमारत शरिया की मोहर होगी। वो जिनको इंतखाब करना चाहेंगे उनका नाम जो है उस पर लिख देंगे और एक बॉक्स दिया जाएगा, उस बॉक्स में रख देंगे और उसी वक्त जो है उसकी गिनती भी हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि कौन जो है अमीर शरीयत बनाएगा। बिल्कुल, तो इससे पहले इत्तेफाक के जरिए ही इस मामले को हल करने की रिवायत रही है, लेकिन इस बार क्यों इतने इख्तिलाफात हो रहे हैं और अब इसकी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। महफूज आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कब्रिस्तान के हवाले से ये खबर है, जहां पर एमपी के जिला राजगढ़ के पिचौर में मिसाली कब्रिस्तान की खबर को मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सद्भावना मंच ने संजीदगी से लेते हुए रियासत भर में मिसाली कब्रिस्तान बनाने की तहरीक शुरू कर दी है। जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के अरकान ने मिसाली कब्रिस्तान बनाने की मुहिम का आगाज राजधानी भोपाल के तारीखी हिलालपुर कब्रिस्तान से किया है। हिलालपुर का तारीखी कब्रिस्तान 150 सालों से ज्यादा कदीम है और इस कब्रिस्तान में मुमताज नाक़िद डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी भी मदफून है। बिल्कुल, इस मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, आखिरी आरामगाह जो होती है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए, इसकी बेहतरीन मिसाल मध्य प्रदेश से देखने को मिली है। वाकई क्या इसको एक मिसाली कदम समझा जाए? यकीनी तौर पर राजगढ़ के पिचौर में जो कदम उठाया गया है वो जो है ऐसा कदम है जिसकी सताइश की जानी चाहिए और इसके लोगों को इसकी तकलीद भी करना चाहिए। राजधानी भोपाल के इस वक्त हम एक कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे जो है कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग ये चाहते हैं कि इनके यहाँ जो कब्रिस्तान है वो ऐसी बनाया जाए जिससे लोग जो है सबक भी ले सके। जिस तरह से पिचौर में है, कल जो है वहाँ पर न्यूज़ 18 की खबर के बाद अगर हम बात करें तो हिलालपुर की जो कब्रिस्तान है जहाँ पे मुमताज नाक़िद डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी उसकी सफाई की गई। यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद है, अभी हमसे जानते हैं कि क्या कदम उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीक़े का पिचौर के अंदर कब्रिस्तान का जो वीडियो लाइव चल रहा है, हाईलाइट हो रहा है, हमारा प्रोग्राम ये है कि हम शहर भोपाल के कब्रिस्तानों को भी उसी तरीक़े से बनाएं और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश मुस्तकिल कई सालों से कब्रिस्तानों की लड़ाई लड़ती चली आ रही है और उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भी कोशिशें मुस्तकिल जारी हैं। हुकूमत जारी है, लेकिन कदम जो उठा रहे हैं उस पर अमल क्यों नहीं होता?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी तहरीक बेदारी मुहिम चल रही है कब्रस्तानों के उस पे, और आसपास के इलाके के लोग भी बेदार हो रहे हैं। अभी पचोर में लोगों ने कब्रस्तान बनाया जो मिसाल है मध्य प्रदेश सूबे में, और इंशाल्लाह भोपाल में भी इस तरह की पहल की जा रही है। हमने कल भी एक कब्रस्तान का मुआयना किया, वहाँ से ये काम शुरू किया जा रहा है। दूसरा ये कब्रस्तान है करोद क्षेत्र में, तो इंशाल्लाह यहाँ के भी लोग तैयार हैं, यहाँ पे भी बाउंड्री वॉल होना है। इसमें ये हो रहा है कि देखिए आवाम तो करने को तैयार है, पर कुछ मदद जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से भी होना चाहिए, ताकि कब्रस्तानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। यकीनी तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि वो कदम तो होना चाहिए, आप लोगों की मुश्किलात क्या होती हैं? हमारी मुश्किलात परेशानी वाली जानवर आते हैं, गंदे जानवर इसमें घूमते हैं। समझे साहब, बाउंड्री वगैरह हो जाए, झाड़ पेड़ पौधे लग जाए, ताकि दुरूद फातिहा पढ़ने वालों को थोड़ा राहत मिले। बताया न्यूज़18 खबर दिखा रहा है कि आपस के ताउन से एक मिसाली कब्रिस्तान बनाएंगे। हाँ, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों के लिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस तरह से पचौर के अंदर कब्रिस्तान के लिए पूरी तरह से सब तैयार थे, और जो इमदाद बाहर से भी आई और गवर्नमेंट ने भी दी, और हम ही लोग भी इस कब्रिस्तान के लिए यहाँ तक कि भोपाल, सीहोर और जहाँ जहाँ होगा ऐसा कब्रिस्तान की मरम्मत करवाएंगे। पेड़ पौधे, बाउंड्री वाल, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लंबा अखरा है, खर्चात हैं। जैसे यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ, इस तरह से हम चाहते हैं कि हुकूमत भी हमारे लिए ताउन करे। हुकूमत तो इतना काम करे, लेकिन हुकूमत के भरोसे अगर आप रहेंगे, वक्फ बोर्ड के भरोसे रहेंगे, तो हमें देख रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, जी हाँ, हमारी यही उम्मीद है कि सभी लोग करें और इसमें ताउन करें। वक्फ बोर्ड से भी हमारी उम्मीद है। पचौर के लोगों ने अवामी ताउन से बता दिया कि किस तरह से हम कदम उठाए, किस तरह के मिसाली कब्रिस्तान, और मिसाली कब्रिस्तान मतलब यानी कि आखिरी आरामगाह को पुरकशिश भी बनाया जा सकता है। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हो या दूसरे कोई महकमे हो, उनके भरोसे आवाम को अब नहीं बैठना चाहिए। भोपाल की आवाम को भी पचोर की आवाम की तरह बेदारी का सबूत देना चाहिए, और अपने कब्रस्तानों की फ़िक्र खुद करना चाहिए, और उनको जितना अच्छा बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आने वाले वक्त के लिए जो है कब्रस्तान बचे रहेंगे, तदफीनें चालू रहेंगी। अभी हो ये रहा है कि लोग अपने अपने रिश्तेदारों की, अपने अपने अहबाब की सिर्फ कब्र बचा रहे हैं। तो हमारा इसमें ये मानना है कि कब्र बचाने का कोई मकसद नहीं है, पूरा कब्रस्तान बचाएं, ताकि आने वाली नस्लों तक उसकी कब्रस्तानों की बका रहे, और उसको मेंटेन करने के लिए आवाम बेदार हो। आवाम जब बेदार होंगे तो यकीनी तौर पर जब हम आखिरी आरामगाह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पुरसुकून माहौल होगा, तो लोग वहाँ पे बैठ के जो है फातिहा भी पढ़ सकेंगे। वहाँ पर दूसरे काम भी किया जा सकते हैं, जिस तरह से पचौर के लोगों ने खूबसूरत कब्रिस्तान गार्डन में तब्दील कर दिया, उसमें जो कि शिकस्तहाल है। देखिए, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो सबसे आखिर की आरामगाह है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ आने वाले इंसान जो ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा ही होते हैं, मुर्दा तो होते नहीं हैं, दफनाने के लिए किसी को आते, तो उनको भी यहाँ आने के बाद तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान में अक्सर होता है क्या है, गंदगी होती है, बदबू आ रही है, इंसान का वहाँ ठहरने की और खड़े रहने की तबीयत नहीं चाहती। अगर हम उसकी फ़िक्र कर लें और हमारे आपसी ताउन से अगर हम ये काम करने लगे, तो हम हुकूमत के मोहताज भी नहीं रहेंगे, और हम अपने कब्रिस्तानों की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और खूबसूरत भी उसको बना सकते हैं, और हमें बनाना चाहिए। पचौर के लोगों ने राजगढ़ में एक मिसाल कायम की है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो है जिस तरह जमीयत उलमा और सद्भावना मंच ने भी कदम उठाया है कि क्यों ना उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिल्कुल, कब्रिस्तानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये एक मिसाली कदम है मेहताब आलम। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो पक्की कब्रें हैं इस कब्रिस्तान में, उसको ना बनाने की बात कही गई है, तो इसके हवाले से क्या वजह हो सकती है? देखिए, यकीनी तौर पर जिस तरह से पक्के कब्रिस्तान को लेकर वहाँ पे पचौर के लोगों ने एक मुहिम चलाई है, क्योंकि कब्रिस्तान के दायरे जो है सिमटते जा रहे हैं, चंद कब्रिस्तान बचे हैं। भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल, जहाँ पर 1962 में 187 कब्रिस्तान थे, ज़्यादातर कब्रिस्तान नाजायज़ कब्जे के शिकार हो गए। 23 कब्रिस्तान है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर लोग अब पक्की कब्रिस्तान बना रहे हैं। ऐसे में सवाल वो उठता है कि जब दायरा तंग होता जाएगा तो अब मुर्दे कहाँ दफन होंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से हो, इसलिए कि उसके अंदर जो कब्रें बन रही हैं वो इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं होती हैं कि जिसकी वजह से कब्रिस्तानों में जगह ना हो, लेकिन उसके वो जो अतिक्रमण हो रहा, जो नाजायज़ कब्ज़ात होते हैं, उनको रोकने की सबसे पहले ज़रूरत है। और जो कब्रिस्तान बचे हुए हैं उनकी बाउंड्री वाल हो जाए तो आसानी से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है और उस कब्रिस्तानों को बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद में नंबर आता है पक्की कब्रों का। तो हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम के अंदर पक्की कब्रों की कोई इजाज़त नहीं है कि पक्की कब्रें जो है वो जगह घेरती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ कुछ वक्त के बाद में उसको मिटा दी जाती हैं और फिर नई कब्र तैयार कर दी जाती है। लेकिन पचौर के लोगों ने तो वादे तौर पर लिख दिया कि जो है आइए अपने तमाम चीज़ें की, लेकिन पक्की कब्र नहीं बनेगी।
देखिए, यहाँ की आवाम भी तैयार है, कोई पक्की कब्र नहीं बनाएगा, पर हकीकत सामने ये है कि कब्रिस्तानों में बाउंड्री वॉल नहीं है और कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। तो ऐसे में क्या है, आवाम के कुछ लोग होते हैं जो अपने अपने तौर पर अपनी अपनी कब्रों को महफूज करने के लिए पक्की कब्र बना देते हैं। जब अगर उसमें बाउंड्री वॉल होगी, सुरक्षा के इंतज़ाम होंगे, तो आवाम पक्की कब्र ना बनाने के लिए भी बेदार होगी। इसके लिए ज़रूरत ये है कि बाउंड्री वॉल की जाए, सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ, फिर देखें इंशाल्लाह कब्रिस्तान कितने आला किस्म के होंगे। यकीनी तौर पर इसके लिए जो आवाम को, जमहूर को बेदार करने की ज़रूरत है और जमीयत उलमा और सद्भावना मंच ने इसके लिए कदम उठाया है। बिल्कुल, तो एक अहम मिसाली कदम ये देखा जा सकता है और इसके तर्ज पर और दूसरे कब्रिस्तानों को भी दुरुस्त करने की तरगीब हासिल हो सकती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया और आपके साथ जो खास मेहमान मौजूद थे उनका भी बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे फेक न्यूज़ की। जी हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आने के बाद से फेक न्यूज़ का जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया है और हम बात करेंगे श्रीनगर के तुलसी बाग इलाके में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर पर हमले की एक फर्जी खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई है। ये खबर बिल्कुल फर्जी है और इसकी पुलिस और मकामी लोगों ने तरदीद की है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रात हुए एनकाउंटर के दौरान एक गोली मकान के शीशे को आकर लगी है। नहीं है, ये एक्सरे बुलेट है जो कल रात को सुबह इन्होंने देखी है, जबकि बुलेट भी यहाँ पर थी। तो अभी पुलिस अमला यहाँ पर आया हुआ है, सो वो खुद देख लेंगे उन्होंने क्या करना है। हम्बल सबमिशन आपकी फसादत से भी ये कहना चाहते हैं कि ये कोई अटैक नहीं है, इट वाज अ स्ट्रे बुलेट। काइंडली आप भी इसको हाईलाइट करें। तो अब बात करेंगे लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग के हवाले से। इस मीटिंग में तमाम बीजेपी लीडर्स और जो एमएलएज और एमपीज हैं वो शामिल हुए और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत करी। आपको बता दें, सीएम योगी ने इन लीडरान से उनके इलाके के बारे में फीडबैक हासिल किया। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह की मीटिंग मुनक्किद हुई थी और उसमें कई अहम मामलों पर बातचीत हुई थी। बात करेंगे नवाब मलिक के बयान की। तो ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी की कार्रवाई के हवाले से नवाब मलिक का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 2 लोगों के बुलाए हुए पे ही आर्यन खान वहां पे गए थे। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली, उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।